नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मिल रहे हैं हम लोग। फिर से शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक थे उनकी बात करी थी, जिसमें अभी तक 3 महत्वपूर्ण हैं: कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद रज़िया सुल्तान। ठीक है, लास्ट क्लास में रज़िया सुल्तान की चर्चा यहाँ पर करी गई थी। ठीक, अब इसी बीच में क्या होता है कि ये जो अगला राजा मैंने बताया कि जो नसरुद्दीन महमूद था, नसरुद्दीन महमूद को मर जाने के बाद, उसकी अचानक से मृत्यु के बाद क्या होता है कि अगला राजा बनता है कौन? गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, उसी की चर्चा आज हमें करनी है, गियासुद्दीन बलबन की चर्चा करनी है। चलिए, ये नंबर 9वें शासक हैं, आपको पता ही है, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ये 9वें नंबर के राजा हैं हमारे गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन जो है वो अगले शासक बनते हैं। देखिए, नसरुद्दीन महमूद का जो आपने शासनकाल देखा था वो 1246 से 1266 था। इनका शासनकाल भी लगभग 20 वर्ष रहा। 1266 से 20 वर्ष 86 तक इनका क्या रहा? शासन था। ठीक है, बात को समझेंगे। देखो, हुआ क्या था, जो गियासुद्दीन बलबन था ये एक्चुअली पहले जो मंगोल थे ना, मंगोलिया हुआ करते थे, जो मंगोल थे, मंगोलों ने इसे क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के बाद इसे ख्वाजा जलालुद्दीन हुआ करते थे, ख्वाजा जलालुद्दीन ने इसे खरीद लिया था। ठीक, और इसे फिर वापस कहाँ? दिल्ली सल्तनत ये लेके आया था, जहाँ फिर ये आपने देखा था कि दल चालीसा का सदस्य बना था 1233 के आसपास। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक, तो गियासुद्दीन बलबन पहले से ही क्या है, एक तरीके की महत्वाकांक्षा लिए रखता है और एक ज़बरदस्त सैन्य शक्ति और ज़बरदस्त प्रशासन के बीच में गियासुद्दीन बलबन बड़ा होता है। और वही प्रशासन की जो समझ है इसकी, वो दिखाई देती है किसके अंदर? इसके शासन के दौरान। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि गियासुद्दीन बलबन जो था वो मंगोलों द्वारा क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था और ख्वाजा जलालुद्दीन ने इसे खरीद लिया था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसका वास्तविक नाम हुआ करता था बहाउद्दीन। ठीक है, अब देखो इसमें जो खास बात पहले बलबन की क्या है कि ये इल्तुतमिश के समय से ही कहाँ रहता है? दरबार में रहता है। तो इल्तुतमिश ने इसे 1233 में जो चहलगानी थी, चहलगानी का सदस्य बनाया था। ठीक है, और चहलगानी का सदस्य बनते बनते धीरे धीरे क्या हो गया है? बहुत लंबे किस पर कार्यकाल के बाद, या एक देखिए 1233 से 1266 लगभग 33 ही वर्ष ये क्या रहा है? चहलगानी का सदस्य रहा। ठीक, तो देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह लिया होता है उसे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो इसने क्या किया कि गियासुद्दीन बलबन की इसकी खास बात क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पेपर के लिए कि इसने जब सबसे पहले गद्दी हासिल करी, गद्दी पे बैठा, तो इसने क्या किया कि इसे पता था कि जहाँ से समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, आपने देखा था कि दल चालीसा बार बार समस्या पैदा कर रहा था। ठीक है, तुर्की सरदार क्या करते थे? समस्या पैदा करते थे। उन्हीं के नियंत्रण में सरकारें चलती थी, या उन्हीं के नियंत्रण में जो थे सल्तनत का जो मालिक हुआ करता था, सल्तनत का जो राजा हुआ करता था, शहंशाह हुआ करता था, वो उनके नियंत्रण में रहता था। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि जैसे ही गद्दी पर बैठा तो दल चालीसा को क्या कर दिया? पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया, उसे खराब कर दिया, उसे बंद कर दिया। ठीक है, दल चालीसा को खारिज कर दिया गया, दल चालीसा को समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है कि इसने गद्दी पे बैठते ही दल चालीसा को क्या कर दिया, या चहलगानी को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इस तरीके से कर दो कि खारिज कर दिया या समाप्त कर दिया, ऐसे करो, खारिज या समाप्त कर दिया। दल चालीसा को खारिज या समाप्त कर दिया इसने। ठीक, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि दल चालीसा को इसने क्या कर दिया? खारिज या समाप्त कर दिया। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसे पता था कि गियासुद्दीन बलबन को जिस सत्ता पर हम लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? सम्राट इल्तुतमिश से संबंधित है। और इल्तुतमिश से संबंधित है तो जो उसके परिवारजन हैं, तो कभी भी कोई भी क्या कर सकता है? विरोध जता सकता है
और उसके साथ जनता हो भी सकती है, तो इसलिए इसकी सत्ता जो है वो मुश्किल में आ सकती है। तो इसने एक काम ये करा कि दल चालीसा को समाप्त कर दिया, और दूसरा काम जो इल्तुतमिश परिवार के जितने भी सदस्य थे उन सबकी क्या करवा दी, इसने हत्या करवा दी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करवाई गई। इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों की हत्या। ठीक, इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों की क्या करवा दी गई, हत्या यहाँ पर करवा दी गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, देखिए जिस चीज़ के लिए बलबन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या था कि बलबन ने एक नीति चलाई जिसमें क्या था, खून का बदला खून। मतलब अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका बदला आपके साथ गलत काम करके ही लिया जाएगा। ठीक है, तो खून का बदला खून नीति चलाई, जिसे लोह व रक्त की नीति बोलते हैं। लोह व रक्त की नीति मतलब खून का बदला खून। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा। पेपर में सीधा सवाल बनता है कि किसने इसे चलाया था, तो ये गियासुद्दीन बलबन साहब है जिन्होंने लोह व रक्त की नीति जो थी चलाई थी। ठीक, अब देखो इसके बाद इसने खुद को उपाधि दी और खुद को कुछ अलग अलग नामों से पुकारवा, जैसे निजामत एक खुदाई करके एक इसने कहा, नियाबत ए खुदाई, ऐसे देखो नियाबत ए खुदाई। ठीक है, मतलब ईश्वर का ये खुद को क्या कह रहा है, प्रतिनिधि कह रहा है, और ये ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है लोगों के सामने। तो इसे बोल सकते हैं हम लोग ईश्वर का प्रतिनिधि। एक तो इसने ये पद धारण करा, इसके अलावा इसने खुद को, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, जिल्ले इलाही। ठीक है, ईश्वर का कुछ इस तरीके से बोलते हैं, ईश्वर का शैडो या ईश्वर की छाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से बोलते हैं जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया। तो इन दो उपाधि कह लीजिए या खुद को इस नाम से इसने क्या करवाया, संबोधित करवाया। इंपॉर्टेंट बात है, तो दोनों बातों को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा देखिए एक सवाल पेपर में कई बार बन जाता है कि दैवीय जो राजस्व है उसका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला कौन है। तो ध्यान रखना कि दैवीय राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला भी यही है। दैवीय राजस्व का सिद्धांत, देखिए यहीं पे ना इसने गियासुद्दीन बलबन ने क्या कराया था, दैवीय राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित करवाया था। ध्यान रखनी है बात। ठीक है, दैवीय राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित करवाया। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसने दल चालीसा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और यहाँ पर लोह व रक्त की नीति इसने शुरू करवाई। खुद को नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही क्या के संबोधित करवाया, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए गियासुद्दीन बलबन में ही ये आज फिनिश हो जाएगा हमारा गियासुद्दीन बलबन, और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश हमारा गुलाम वंश है इसकी समाप्ति हो जाएगी आज। ठीक, आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करिए मेरे बच्चों, सब चीज़ें हो जाएंगी बेहतर तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं यहाँ। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ। ठीक, देखो अब इसने क्या किया कि बलबन जब गद्दी पे बैठ गया है तो इसने अलग अलग चीज़ें करने की शुरुआत करी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो व्यक्ति जहाँ से निकल के आता है वो जानकारी रखता है। इसे पता था कि चहलगानी दल जो दल चालीसा है वो गड़बड़ कर सकता है, वो समस्या पैदा कर सकता है, इसीलिए क्या करा गया, उसे समाप्त कर दिया गया। और इसने क्या किया कि जो एक बहुत सवाल आता है पेपर में है कि जो एक उत्सव था, जो पारसी या ईरानियों का एक उत्सव होता है नौरोज, उसकी शुरुआत भारत में करवाई इसने। ठीक है, नौरोज उत्सव की शुरुआत भारत में कराई इसने। ठीक है जी, नौरोज उत्सव की शुरुआत भारत में कराई। और नौरोज उत्सव किसका है, पारसी या ईरानियों का नववर्ष का उत्सव। ठीक है, और इसी नवरोज उत्सव को प्रकृति प्रेम से जोड़ करके देखा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात है कि इसी नवरोज उत्सव को किससे जोड़ कर देखा जा सकता है,
प्रकृति प्रेम का उत्सव भी इसे बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ये यहाँ पे क्या करते हैं, नरोज के अंदर अपने जो प्रेम है प्रकृति के प्रति उसे दिखाते हैं। ठीक, ये काम इसने करवाया। इसके अलावा देखो, इसने ना अपने सिंहासन को मजबूत करने के लिए या अपने सिंहासन की मजबूती प्रदर्शित करने के लिए या सम्राट का आप कहिए कि गरिमा को बढ़ाने के लिए इसने कुछ व्यवस्था यहाँ पे चलाई, जिसमें एक व्यवस्था थी सिजदा प्रथा। सिजदा प्रथा में क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि घुटने टेक करके बैठ करके हम माथा टेकते हैं, कुछ इस प्रकार की घटना थी कि घुटनों के बल बैठ करके सम्राट के सामने माथा टेकने की प्रथा थी सिजदा। घुटनों के बल बैठकर सम्राट के सामने झुकने की प्रथा थी। झुकने की प्रथा सिजदा, मतलब कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे हम घुटनों के तल बैठकर माथा टेकते हैं ऐसे नीचे, तो वैसी ही प्रथा जो है वो देखने को मिलती है सिजदा। ठीक, इसके अलावा एक और प्रथा थी पाबोस। देखिए इंपॉर्टेंट है दोनों बातें, आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक तो इसने सिजदा चलाई थी और दूसरी क्या चलाई थी, पाबोस। पाबोस में आप देखें तो क्या करते हैं कि पेट के बल लेट करके क्या करते हैं, सुल्तान के पैर चूमने होते हैं। ठीक है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दंडवत प्रणाम कहते हैं ना, उस इस तरीके से होता था पाबोस में। पेट के बल बैठकर सुल्तान के पैर चूमना, ये घटना थी पाबोस। तो दो घटनाएं इसने चलाई या दो प्रथाएं इसने चलाई, एक सिजदा जिसे हम सजदा भी कह देते हैं, ठीक है, और दूसरी थी पाबोस। ठीक, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं याद कर पा रहा हूँ बलबन ने, तो बलबन ने 2-3 विभाग की अपने समय में रचना करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएंगे। एक दीवान ए विजारत इसने चलाया था, कुछ विभाग थे, दीवान ए विजारत, दीवान ए वरीद, दीवान ए विजारत, दीवान ए वरीद। विजारत जो था वो आपका वित्त विभाग से संबंधित था और दीवान ए वरीद यहाँ पर गुप्तचर विभाग से संबंधित था। इसके अलावा इसने एक सैन्य विभाग से संबंधित भी चलाया था जिसे दीवान ए आरिज बोलते हैं, शायद दीवान ए आरिज। ठीक है, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। तो आप विजारत को बोल सकते हैं वित्त विभाग से संबंधित है, ये गुप्तचर विभाग है, और ये आपका सैन्य विभाग से संबंधित है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है दीवान ए विजारत, दीवान ए वरीद और दीवान ए आरिज। ठीक, देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि दीवान का मतलब होता है कि सबसे बड़ा अधिकारी या पदाधिकारी। ये विजारत वित्त विभाग का, वरीद गुप्तचर को और आरिज सैन्य विभाग को, ये सब उसके नाम होते हैं। ठीक है, तो 3 विभागों की यहाँ पे इसने क्या करवाई थी, अपने समय में स्थापना करवाई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इससे एक सवाल मैंने कई बार देखा है कि ये जो था ना, अगर आप इसकी बात करेंगे बलबन की, तो बलबन के साथ आप 2 बातें ध्यान में रख सकते हैं। एक तो ये न्यायप्रिय शासक था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, और ये पेपर में आया था सवाल बेटा, मैंने देखा है पेपर में, एक पेपर में पूछा गया था क्या। एक तो बात आपको ध्यान रखने की न्यायप्रिय शासक है। दूसरी बात, एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है, बड़ा अच्छा सवाल बनता है ये कि देखिए हर कोई शासक जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी एक मंशा लगभग सभी की होती है कि साम्राज्य विस्तार की नीति को हर कोई अपनाता है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की नीति को क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद जो भी होता है उसे अपनाया जरूर जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपका गयासुद्दीन बलबन था, इसकी खास बात ये है इसके समय की कि इसने साम्राज्य विस्तार नीति पर अधिक बल नहीं दिया था। पेपर में जो सवाल पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से आया था कि 4 शासकों के नाम दिए थे और उसमें पूछा था कि किसने साम्राज्य विस्तार नीति को क्या नहीं करा था, बल नहीं दिया था। देखो मुझे ये बातें कहाँ से पता चल पा रही हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर जो है वो लगा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरी सलाह आपके लिए यही है कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो देखिए मेरी तरफ से आपके लिए एक सलाह है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर,
ठीक है। आप शुरुआत किससे कर सकते हैं, यूके SSC या यूके PSC के द्वारा जो आए हुए पेपर हैं आप उनसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर लगाएं। देखिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक टीचर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते या एक मेंटर होने के नाते, आप लोगों से ज़्यादा अनुभव होने के नाते, आप कुछ भी समझें तो प्रीवियस ईयर आप जरूर लगाएं यार, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है कि सवाल किस तरीके से बन पाता है, ठीक है। देखिए थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरी जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, यकीन मानिएगा मुझ पे भी और अपने आप पे भी, थ्योरी हम जितनी पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है यार। तो कृपया करके मेरे बच्चों वो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाना भाई, ठीक है। तो कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल क्या था। तो इसने क्या किया था कि जो साम्राज्य विस्तार नीति पर अधिक बल नहीं दिया था, इसने साम्राज्य विस्तार नीति पर अधिक बल नहीं दिया था इसने, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि साम्राज्य विस्तार नीति पर इसने क्या नहीं दिया था, अधिक बल नहीं दिया था, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो इतनी बातें आपने जान ली। इसमें देखिए महत्वपूर्ण है कि नवरोज उत्सव की शुरुआत करवाने वाला कौन है, सवाल बहुत आता है, बलबन है। सिजदा पाबोस घटना इसने चलाई। इसके अलावा कभी कभी ये पूछा जाता है कि बरीद किसे कहते हैं, गुप्तचर के नाम से बरीद फेमस है, ठीक है। या कह सकते हैं आप 3 करके इसने विभाग जो यहाँ पर बनाए हैं। और इससे मैंने बताया कि ये पेपर में सवाल आया था इस तरीके से कि साम्राज्य विस्तार नीति पर बल जो है वो इसने अधिक नहीं दिया है, ठीक है। इसके समय देखो 2-3 बात इसने और शुरू करी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए क्या होता था पहले, अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो जो हमारी सैन्य शक्ति होती थी या सैन्य ताकत होती थी, सेना, तो सेना को क्या नहीं होता था, एक स्थायी पद पर नहीं रखा जाता था, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से होता था कि अगर युद्ध की अवस्था बनती है तो सेना को इकट्ठा कर लिया जाएगा, वरना सेना की आवश्यकता नहीं है। तो जो सैनिक है वो मुक्त होता था, वो कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता था, मुक्त होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी सेना की व्यवस्था चलती थी, ठीक है। लेकिन जब ये बलबन आया तो बलबन को पता था कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि सैनिकों के बीच से आए, उनके साथ रहे, काम किया, बहुत ज़्यादा समय युद्ध में बिताया, तो ये सारे काम इसने करे। तो इसे पता था कि सैनिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर तत्काल कोई आक्रमण होता है तो आप अरेंज नहीं कर सकते सैनिक, ठीक है। तो इसने एक व्यवस्था शुरू करी जिसे सदैव तत्पर सेना कहते हैं। मतलब सेना को हमेशा क्या तैयार रखने की, रेडी रखने की व्यवस्था जो थी वो बलबन ने अपने समय में शुरू करवाई। तो आप बता सकते हैं सेना सदैव तत्पर, सेना सदैव तत्पर, ठीक है। ये मूल मंत्र बनाया इसने कि सेना हमेशा क्या होनी चाहिए, तत्पर होनी चाहिए, कि अगर कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, सेना का आवाहन करके उससे अपने दुश्मन को धूल चटा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो इसके समय में अगर प्रसिद्ध दरबारी कवि की बात करूँ तो एक अमीर खुसरो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। प्रसिद्ध दरबारी कवि हैं इनके समय के अमीर खुसरो। 2 लोग हैं वैसे तो, एक अमीर खुसरो है और एक अमीर हसन है। बस अभी मैं नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद बोलते हैं या भारत का तोता बोलते हैं, ठीक है। तोताए हिंद बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं अमीर खुसरो के बारे में अलग से, ठीक है। अभी केवल इतनी बात ध्यान रखेंगे कि इनके समय का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन है, वो अमीर खुसरो है, जिसे तोताए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो हमने अभी तक की, ये बलबन के समय की महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले दल चालीसा को इसने क्या किया, नष्ट किया। दूसरी बात, लोह व रक्त की नीति इसने अपनाई। तीसरी बात, नवरोज उत्सव की शुरुआत इसने करी। चौथी बात, सिजदा व पाबोस व्यवस्था लेकर के आया। 5वीं बात कि सेना को हमेशा क्या रखा, तत्पर रखा इसने। तो ये 3, 4, 5 बातें जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गयासुद्दीन बलबन से, ठीक है। अंततः इसकी 1286 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा जो है वो महरौली, जो दिल्ली के अंदर पड़ता है, वहाँ पर स्थापित करा जाता है। इसका मकबरा महरौली दिल्ली में बनता है, ठीक है। इसका जो मकबरा है वो कहाँ बना दिया जाता है, महरौली दिल्ली के अंदर इसका मकबरा बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन बलबन की कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक। देखो इसके बाद जो आपका 10वां शासक है उसका नाम है कैकुबाद। क्या नाम है, कैकुबाद इसका
अगला शासक है जो लगभग 4 वर्षों तक वहाँ पर सत्ता पर काबिज रहा, ठीक है, कैकुबाद। बस मैं नाम डाल रहा हूँ, बस आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद 11वां और अंतिम राजा जो इनका है उसका नाम है क्यूमर्स। ये लगभग 1290 में ही रहा और ये इसकी क्या हो जाती है, अब यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है क्यूमर्स की, ठीक है। ये आप बता सकते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक, ठीक है। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है, ठीक। गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाता है क्यूमर्स, ठीक। इसके अलावा देखो यहाँ गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और गुलाम वंश के बाद मैंने आपको बताया था गुल खिले तुमसे लोदी, तो गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। अब खिलजी वंश की बात होगी, खिलजी के बाद तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी, ठीक है। अगला वंश कौन सा आ जाएगा हमारा, खिलजी वंश होगा, जिसकी चर्चा मैं किसमें करूंगा, अपनी अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। तो आपने देखिए गुलाम वंश को अच्छे से देखा, आप अच्छे से तैयार करिएगा और प्रीवियस ईयर, प्लीज़ प्रीवियस ईयर पर आप जरूर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। या हो सकता है मैं ही एक नई सीरीज लेके आ सकता हूँ प्रीवियस ईयर की, तो वो ही मैं भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी क्या करिए, उसे तैयार करिए और अच्छे से वहाँ पर क्या करिए, अपना काम आप लोग शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और मेहनत करिए।